रोज़नामा ख़बरें में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों बेंगलोर के अंदर अपोजिशन पार्टियों ने अपने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया और उस इत्तेहाद को एक नाम यानी इंडिया नाम दे दिया। उनका कहना ये है कि ये नाम रामबाण है और ये एनडीए के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। यानी नाम ये दिया जाएगा कि इंडिया बनाम एनडीए। तो इंडिया का विरोध कौन करेगा? किसकी हिम्मत होगी कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ जाए? इसी के साथ एक स्लोगन दिया है कि जीतेगा भारत, यानी इंडिया भी है और भारत भी है। इंडिया का मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नाम दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब 2024 के लिए सफ़ें आरास्ता हो गई हैं। ये पता लग गया है कि कौन किस तरफ है और कौन किस तरफ है। इस अलायंस में वो लोग भी शामिल हैं जो किसी ज़माने में बीजेपी का हिस्सा थे। उसमें नीतीश कुमार भी हैं, उसके अंदर ममता बनर्जी भी हैं और उनके अलावा बहुत सारी पार्टियां वो हैं जो कभी न कभी किसी न किसी तरह से एनडीए का, कभी वाजपेयी के ज़माने में या अब मोदी के ज़माने में हिस्सा रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अलायंस बहुत से ऐसे विरोधियों का एक जमघटा है जिनका न तो कोई नज़रिया है न तो कोई आइडियोलॉजी है। बस उनका मकसद ये है कि मोदी को हराओ, बीजेपी को हराओ। बहरहाल इस मुल्क की सियासत का तकाज़ा भी ये मालूम होता है कि 10 साल के बाद ये देखा जाना चाहिए कि आखिर मोदी सरकार ने वो कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं जिसकी बिना पर जनता उनको 2024 में भी मौका देगी, या उन्होंने वो कौन सी गलतियां की हैं जिसका एनडीए को 2024 में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज का ये मौजू नहीं है। आज एक ऐसी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है जिसकी तरफ न तो मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र गई है और उन्होंने जानबूझकर भी इस चीज़ को नज़रअंदाज किया है। सवाल ये पैदा होता है और ये सवाल जायज़ भी है कि इस इंडिया में, जिसमें मुल्क की 26 छोटी बड़ी पार्टियां जमा हैं, उनमें 10 पार्टियां वो हैं जिनका लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है। इसमें वो पार्टी भी हैं जिनका कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन बहरहाल वो उसका हिस्सा हैं। सवाल ये है कि इस इंडिया में क्या मुसलमान भी शामिल हैं? कहीं मुसलमान का तस्करा है? जो मुल्क की मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, जो हर बार चुनाव होता है तो चुनाव में हिस्सा भी लेती हैं, इनमें से कई पार्टियां ऐसी हैं, किसी का 1, किसी के 2, किसी के 3 एमपी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सेकुलर पार्टियां अगर वाकई सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए मैदान में उतरी हैं, मोदी का मुकाबला करने के लिए, बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, तो उसमें 20 करोड़ की आबादी की हिस्सेदारी कहाँ है? तो हम इसका मतलब ये लें कि यह पार्टियाँ मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देना चाहती हैं। तो हम इसका मतलब ये लें कि उन्हें सिर्फ मुसलमान वोटों की ज़रूरत है, उन्हें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी ने गुज़श्ता 10 सालों में एक बहुत कामयाब रणनीति के तहत, जिसका एतराफ़ करना चाहिए, मुसलमानों को सियासी अछूत बनाकर रख दिया है, उनको कॉर्नर से लगा दिया है और ये दिखा दिया है कि बग़ैर मुसलमानों की ख्वाहिश के, उनको लिए बग़ैर भी सत्ता में आया जा सकता है। तो क्या ये पार्टियां मुसलमानों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं? क्या वो इसलिए उनके बारे में न कुछ कहती हैं, न बोलती हैं, न इनको अपने साथ लेना चाहती हैं कि आखिर ये जाएगा कहाँ? ये 20 करोड़ की आबादी के सामने ऑप्शन क्या है? ये आखिर न चाहते हुए भी हमारे ही पाले में आएगी, हमें ही वोट देगी। तो ये सवाल क्या किया नहीं जाना चाहिए कि ओवैसी की पार्टी, जिसके 2 एमपी मौजूद हैं, यूडीएफ, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके सरबराह बदरुद्दीन अजमल हैं, उनके भी एमपी लोकसभा में मौजूद हैं, जो जनता के वोटों से जीत कर आए हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं आए हैं, वो राज्यसभा में नहीं आए हैं। तो आखिर वो लोग जिनके 17 के करीब मेंबरान असम्बली वहाँ मौजूद हैं, आप उनको, कांग्रेस उनको बीजेपी की बी टीम कहती है, कांग्रेस ओवैसी को भी बीजेपी की बी टीम कहती है। एसडीपीआई भी एक पार्टी है जो उसने असम्बली के इलेक्शन में भी हिस्सा लेती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ में उसकी नुमाइंदगी मौजूद है। उसके बावजूद भी आखिर इन पार्टियों को क्यों नहीं बुलाया गया? हो सकता है कि किसी की आइडियोलॉजी से आपको इख्तलाफ हो, लेकिन ये वो पार्टियां हैं
जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी भारत के संविधान के मुहाफिज हैं, इन्होंने भी शपथ ली है कि हम भारत के संविधान को बचाएंगे। तो हम ये सवाल कर सकते हैं, हमारा सवाल ये कांग्रेस से है, हमारा सवाल ये नीतीश कुमार से है, हमारा सवाल ये लालू जी से है, जिन्होंने आज तक बीजेपी से एक हाथ नहीं मिलाया और उसकी सज़ा भी उन्होंने भुगती है। लालू जी को इसका क्रेडिट जाता है। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये लोग ओवैसी को, यूडीएफ को, क्या मुसलमानों की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है? ये इतने सस्ते हैं कि ये बीजेपी की एजेंटी कर रहे हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, इनकी अपनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्या ये पार्टियां मुसलमान की नुमाइंदा नहीं हैं? तो ये सवाल किया जाना जायज़ है कि जब यूपीए में ओवैसी को ले लिया गया था तो इस इंडिया का हिस्सा ओवैसी को या यूडीएफ को क्यों नहीं बनाया गया? कांग्रेस किस बुनियाद पर कहती है कि बद्रुद्दीन अजमल बीजेपी के एजेंट हैं? कांग्रेस किस बुनियाद पर कहती है कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं? अगर ये बीजेपी के एजेंट हैं, हम मान लें, तो उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने इनको यूपीए का हिस्सेदार क्यों बनाया था? तो क्या ये पहले नहीं थे, अब हो गए हैं? तो ये मुसलमानों की गैरत पर, उनकी ईमानदारी पर, संविधान के तहीं उनके कहना चाहिए कि ईमान पर ये सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि मुसलमान भरोसे का लायक नहीं है और हमें इसके ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियों को अपने दायरे में लाकर ये सवाल करने की ज़रूरत है कि इस इंडिया में मुसलमान कहाँ है और क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं का भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही।